हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिहार एजुकेशन बाय निधि एकेडमी। सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये स्वतंत्रता दिवस बस हमारे देश में ऐसे ही बना रहे और हम लोग इसको हमेशा सेलिब्रेट करते रहे। इस बार हम लोग 75 जो है स्वतंत्रता दिवस को सेलिब्रेट कर रहे हैं। 15 अगस्त हमारा जो है ये जो है हम लोग इसको क्यों सेलिब्रेट करते हैं पता है आपको? क्योंकि इस दिन हमें आज़ादी मिली हुई थी। ये जो आज़ादी है ना, हमें इतनी आसानी से नहीं मिली है। ना जाने इस आज़ादी के लिए कितने वीरों ने अपने बलिदान दिए, तब जाकर हमें ये आज़ादी मिली हुई है। ये जो आज़ादी है इसके पीछे मतलब हम कह सकते हैं कि हम जो है इस दिन को इसलिए मनाते हैं ताकि उन वीरों को याद कर सकें। उन वीरों की कुर्बानी को आज याद करते हैं हम लोग, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोग भी अपने घर में बहुत अच्छे से इसको सेलिब्रेट कर रहे होंगे। आप लोग अपने स्कूल में गए होंगे, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक जो है वो भारतीय राजनीतिक दल के बारे में है। लेकिन हमारा जो मेन मोटिव है कि आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में, ठीक है। तो इस चीज़ के बारे में हम लोग पूरी डिटेल में पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और हम इसे और अच्छा करें आपके लिए, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको मेरे जितने भी वीडियोज़ हैं वो आपको अच्छे लगते होंगे, आप उनको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करते होंगे। तो चलिए देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। भारतीय राजनीतिक दल के बारे में आप लोग जानते हैं, बहुत सारे राजनीतिक दल जो हैं भारत में उपलब्ध हैं। भारत में राजनीतिक दल बहुत सारे हैं, तो उसमें से हम लोग कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट जो हैं उनको पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट है हमारा क्या, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से माना जाता है। यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की जब शुरुआत हुई तो ये 19वीं शताब्दी से माना जाता है। उसके अंतिम चरण से माना जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। यह संस्था भारत की पहली अखिल भारतीय राजनीतिक संस्था थी। ये जो संस्था है वो भारत की सबसे पहली क्या थी, तो भारतीय अखिल जो है संस्था थी, ठीक है। इसकी स्थापना के बाद से ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को नई दिशा और गति मिली। मतलब जब इस जो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, जब इसका स्थापना हुआ तब से हमारा जो राष्ट्रीय आंदोलन हो रहा था उसमें क्या हुआ, तो उसमें ये हुआ कि नई दिशा और गति इसको मिली, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं क्या कि हालांकि यह कोई अप्रत्याशित घटना नहीं थी। इसके पूर्व भारत में आधारभूत संरचनाओं के विकास, आधुनिक शिक्षा पद्धति के प्रसार, समाचार पत्रों के धार्मिक सुधार आंदोलन, मध्य वर्गीय बुद्धिजीवी के उत्थान एवं यूरोप में चलने वाले राष्ट्रीय आंदोलन में भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसी परिप्रेक्ष्य में भारत में क्षेत्रीय स्तर पर कई संगठन की स्थापना हो चुकी थी। मतलब ये उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है मतलब कहना, क्योंकि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई उसके पहले बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, जैसे कि आधारभूत संरचनाएं होती हैं उनकी भी स्थापना हो चुकी थी। आधुनिक शिक्षा पद्धति का जो प्रसार था वो भी हो चुका था। समाचार पत्र हो गए, धार्मिक सुधार आंदोलन, ये सारी चीज़ आ चुकी थी। कब? जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आई, ठीक है। तो यही बात कह रहा है हमको, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, कालांतर में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन क्षेत्रीय स्तरों पर प्रतिदिन बढ़ता गया। प्रारंभ में आंदोलन शिक्षित मध्य वर्गीय तक रहा, परंतु आगे चलकर अनेक भारतीय वर्गों को सहानुभूति इससे प्राप्त हुई। इसी समय इंडियन एसोसिएशन द्वारा रेड बिल का विरोध किया जा रहा था। साथ ही लॉर्ड लिंटन द्वारा बनाए गए प्रेस अधिनियम और सशक्त अधिनियम का भारतीयों द्वारा जबरदस्त विरोध किया जा रहा था, जिसके कारण सरकार को प्रेस अधिनियम वापस लेना पड़ा। यद्यपि अभी कोई अखिल भारतीय राजनीतिक संगठन नहीं था, फिर भी जो है विजय भारतीय राष्ट्रवादियों के लिए मार्ग प्रदर्शित का काम किया। उसके बाद उन्हें लगने लगा कि संगठित होना अति आवश्यक है। उसके बाद है कि लॉर्ड लिपन के काल में क्या हुआ कि
पास हुए जो इल्बर्ट बिल थे वो यूरोपियनों द्वारा क्या किए गए, संगठित विरोध के प्रांत में विजय ने भारतीय द्वारा संगठित जो होने वाले पर्याप्त कारण दे दिए। मतलब कह सकते हैं कि जितनी भी जो कोई चीज़ें जो लॉर्ड लिंटन थे उन्होंने एक प्रेस अधिनियम बनाया था और इस अधिनियम का विरोध जो है भारत में बहुत ज़्यादा होने लगा। तो इसी के कारण क्या होने लगा कि सरकार जो है मतलब बहुत सारे ऐसे ऐसे बिल पारित करती थी जो कि इसका विरोध किया जा रहा था। और इसी से क्या हुआ कि तो भारतीयों में राष्ट्रवादी संगठन जो है पर्याप्त रूप से बढ़ने लगा। मतलब अगर कोई देखा जाए प्रेस है, ठीक है, प्रेस है, वो अधिनियम जो है हमारे यहाँ प्रेस काम करता है। प्रेस क्या करता है कि न्यूज़ जितना होगा उसको दिखाएगा, बताएगा हम लोग को, ठीक है। तो ये चीज़ का क्या कर रही थी सरकार, विरोध कर रही थी। क्यों? क्योंकि प्रेस सही चीज़ दिखा रहा था हम लोगों को। तो ये अधिनियम जब आया तो इसको ना वो जो ब्रिटिश सरकार थे वो इसको तोड़ दिए, ये विरोध करने लगे कि नहीं ये चीज़ भारत में नहीं होगा। तब लोग उनका विरोध करने लगे कि नहीं ये चीज़ गलत है। जब हमारे यहाँ ऐसा होगा मतलब हम लोग क्या करेंगे, प्रेस जो है हमारे पास सही इंफॉर्मेशन भेज रहा है तो हम क्यों हम लोग उस चीज़ का यूज़ नहीं करेंगे। तब जो सरकार है उसको लगने लगा कि अगर हम लोग प्रेस को छूटा छोड़ दें तो वो क्या करेगा, हमारा सारा जो है बात जो है जनता को भेज देगा। तो इसलिए उसने क्या किया, इस अधिनियम को पारित करने से पहले मतलब उसका विरोध करने लगे, सरकार जो है उसका विरोध करने लगी। तो फिर हमारे अंदर भारतीयों के अंदर एक राष्ट्रवादी भावना उत्पन्न होने लगी, ठीक है। अतः 1883 के दिसंबर में इंडियन एसोसिएशन के सचिव आनंद मोहन बोस ने कलकत्ता में नेशनल कॉन्फ्रेंस नामक एक अखिल भारतीय संगठन की सभा बुलाई, ठीक है। उसके बाद है कि जिसका उद्देश्य बिखरे राष्ट्रवादी शक्तियों को एकजुट करना था, परंतु दूसरी तरफ एक रिटायर्ड ब्रिटिश अधिकारी एलन ऑट्रोविजन हुम ने इस दिशा में अपने प्रयास शुरू किए और 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की, ठीक है। इसके बाद पूरे वर्ष हुम भारतीय नेता एवं भारत के वर्साय लॉर्ड डफरिन से संबंध विचार विमर्श किया उन्होंने। इससे ब्रिटिश पार्लियामेंट कमेटी की समर्थन प्राप्त था। अतः क्या किया गया, तो ये तो उतना मुझे नहीं पता, ये लो आप अपने बुक में देख लो, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय संघ का बैठक प्रस्तावित किया गया। उसके बाद है क्या, दुर्भाग्यवश पूना में प्लेग फैलने के कारण इस संस्था का बैठक परिवर्तित कर दिया गया। यह बैठक जो है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बम्बई में सोमवार को इतना तारीख को किया गया। आपके बुक में सही दिया हुआ, क्योंकि ये जो है मैंने डाउनलोड किया है ना, इसको पीडीएफ को देखा है, बनाया नहीं है, अपने बुक वाला नहीं ली हूँ। तो ये वाला जो है पीडीएफ मैं डाउनलोड की हूँ, तो इसीलिए इसमें दिखा नहीं रहा है रियल वाला, ये हिंदी वाला दिखा रहा है, ठीक है। तो आप लोग अपने बुक में देख लो, ठीक है। इस बैठक की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की, जिसमें कुल 72 सदस्य हुए थे, जिसके प्रारंभिक उद्देश्य में क्या थे, मतलब हम कह सकते हैं कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हुई तो उसके अध्यक्ष कौन थे सबसे पहले। बस ये जो टॉपिक है ना, ये पूरा टॉपिक आपको पढ़ा रहा है, उसमें से एक ही क्वेश्चन आता है, क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो वो होगा व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। इसको एकदम याद रखिएगा। उसके बाद है इसमें जो है क्या, जब ये सदस्य बुलाया गया तो उसमें कुल कितने सदस्य थे, तो 72 सदस्य थे, जिनका उद्देश्य क्या था, तो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय हित के काम से जुड़े लोगों के संगठन के बीच एकता की स्थापना का प्रयास, देशवासियों के बीच मित्रता और सद्भावना का संबंध स्थापित कर धर्म, वंश, जाति या प्रांतीय द्वेष को समाप्त करना, ठीक है। उसके बाद थर्ड में हमारा है कि राष्ट्रीय एकता के विकास एवं सुदृढ़ि के लिए हर संभव प्रयास करना, महत्वपूर्ण आवश्यक विषयों के प्रश्नों पर भारत के प्रमुख नागरिक के बीच चर्चा करना और उसके संबंध में प्रमाणों का लेख तैयार करना। उसके बाद 5th नंबर की प्रार्थना पत्रों या समार पत्रों द्वारा वर्षाय और उनकी काउंसलिंग से सुधार हेतु प्रयास करना। मतलब कह सकते हैं कि उसमें बताया गया कि हमारे देश में जिस चीज़ की कमी है, जिस चीज़ को इग्नोर किया जा रहा है, वो हमारे देश में इस चीज़ को बनाए रखें और इस चीज़ को किया जाए।
ठीक है। उसके बाद देखिए इस तरह कांग्रेस का प्रारंभिक उद्देश्य शासन में सिर्फ सुधार लाना था। मतलब ये अगर कांग्रेस का प्रारंभिक उद्देश्य देखें तो उसका क्या था कि शासन में सिर्फ और सिर्फ सुधार लाना था, क्योंकि वो लोग जो थे वो लोग हम लोग पे बहुत अत्याचार करते। कौन? अंग्रेज लोग। इसीलिए वो चाहते थे कि शासन में हम लोग को सुधार किया जाए। सन 1905 में कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के बाद, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में। किसके द्वारा? कर्जन, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, बहुत बार पूछता है। उसके बाद है कांग्रेस के विरोध में स्वर उठाने लगे और 1907 में इसमें फूट पैदा हो गई, जिसके कारण कांग्रेस कुछ हद तक कमज़ोर पड़ी। गांधी जी ने भारतीय राजनीति में अपना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को मजबूती प्रदान की और आगे चलकर इसी पार्टी को राष्ट्रीय एकता स्थापित करते हुए भारत को ब्रिटिश शासन की गुलामी से मुक्त दिलाने के लिए सर्वप्रथम भूमिका अदा की। अब देखिए वामपंथी एक कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में। तो कम्युनिस्ट पार्टी क्या थी? ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। वामपंथी शब्द का प्रथम प्रयोग फ्रांसीसी क्रांति में हुआ, परंतु कालांतर में समाजवाद या साम्यवाद के उत्थान के बाद यह शब्द उन्हीं का पर्यायवाची बन गया। मतलब ये जो शब्द है सबसे पहले जो फ्रांस में युद्ध हुआ था, फ्रांस की क्रांति हुई थी, तो वहाँ पर यूज हुआ था। ठीक है, 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल से ही भारत में साम्यवादी विचारधाराओं के अंतर्गत बम्बई, कलकत्ता, कानपुर, लाहौर, मद्रास आदि जगहों पर साम्यवादी सभाएं बननी शुरू हो गई थी। उस समय इन विचारों से जुड़े लोगों ने मुजफ्फर अहमद, ठीक है, S.A. डांगे, मौलवी बरकतुल्ला, गुलाम हुसैन आदि के नाम प्रमुख थे। इन लोगों ने अपने पत्रों के माध्यम से साम्यवादी विचारों का पोषण शुरू किया, परंतु रूसी क्रांति की सफलता के बाद साम्यवादी विचारों का तेजी से भारत में फैलाव होना शुरू हुआ। 1920 में M.N. रॉय, ठीक है, इन्होंने ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। यानी यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आता है क्या? बस इस टॉपिक से एक क्वेश्चन पूछेगा, आपको बता देते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? तो M.N. रॉय। ठीक है, कौन? मानवेंद्र नाथ राय में। ठीक है, ये चीज़ याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक उसमें था कि कौन थे अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। और इसमें क्या पूछेगा? तो इसमें पूछेगा सिर्फ और सिर्फ 1920 में। कब किया गया? 1920 में। किसने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की? तो 1920 में M.N. रॉय ने की, मानवेंद्र नाथ राय ने। ठीक है, उसके बाद है लेकिन अभी भारत के ये छिपकर काम कर रहे थे। फिर असहयोग आंदोलन के दौरान पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से उन्होंने अपने विचार को फैलाने का मौका मिला। साथ ही ये आतंकवादी राष्ट्रों का आंदोलन से जुड़े रहे, इसलिए असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद इन लोगों पर दमन शुरू हो गया और पेशेवर षड्यंत्र केस में, कानपुर षड्यंत्र केस में, मेरठ षड्यंत्र केस में, मतलब ये सारी चीज़ें जो है ना, बहुत सारा इन 8 लोगों पे बहुत ज़्यादा मुकदमा चलाया गया। तब साम्यवादी लोगों का ध्यान आकर्षित किया गया और राष्ट्रवादी साम्यवादी शहीद कहे जाने लगे। इसी समय इन्हें कांग्रेसियों का समर्थन मिला क्योंकि सरकार द्वारा लाए गए पब्लिक सेफ्टी बिल को कांग्रेस पारित नहीं होने दिए थे। वह कानून कम्युनिस्ट के विरोध में था। इस तरह अब साम्यवादी आंदोलन प्रतिष्ठित होते जा रहा था। दिसंबर 1925 में सत्यभक्त नामक व्यक्ति ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। अतः अब इंग्लैंड के साम्यवाद दल में भी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में दिलचस्पी लेने लगा। हालांकि अब तक कई मजदूर संघों का गठन हो चुका था, जैसे 1920 में जो AITUC की स्थापना यानी ऑल इंडिया ट्रेड की स्थापना हो चुकी थी 1920 में। 1926 में विभाजन हुआ। 1929 में क्या हुआ कि एक और M.N. जोशी ने किया AITUF का। ठीक है, उसके बाद है इस वामपंथी का प्रयास जो है मजदूर संघ पर बढ़ता रहा था। इसी समय किसानों को साम्यवाद से जोड़ने का प्रयास किया गया और विभिन्न स्थानों पर
किसान मजदूर पार्टी की स्थापना की गई। लेबर स्वराज पार्टी भारत में पहली बार मजदूर पार्टी, लेकिन अखिल भारतीय दिसंबर 1928 में अखिल भारतीय मजदूर किसान पार्टी बनी। अब तक भारतीय कांग्रेसियों पर भी साम्यवाद का स्पष्ट प्रभाव नजर आने लगा। इसमें जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, राम मोहन लोहिया, जयप्रकाश नारायण, अच्युत पाटवर्धन, नरेंद्र देव आदि प्रमुख थे। अतः अक्टूबर 1934 में बम्बई में कांग्रेस साम्यवादी दल की स्थापना की गई। हालांकि 1931 में बिहार साम्यवादी दल की जयप्रकाश बाबू ने किया। फिर भी ये जो कांग्रेस है अनुषंगी रही, मतलब कह सकते हैं कि ये सारी चीज़ें क्या हो रही थी, तो भारत में हर चीज़ की स्थापना की जा रही थी। ठीक है, तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको देखते हैं। ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना कैसे हुई। ठीक है, देखो मुस्लिम लीग की स्थापना कैसे, तो 1857 के विद्रोह में हिंदू मुस्लिम एकता ने अंग्रेजों में अचंभित कर दिया था। इस विद्रोह ने बाद में अंग्रेज सोचने पर मजबूर हो गए कि भारत में जहां धार्मिक एवं जातीय विभाजन काफ़ी कठोर है, वहां दोनों संप्रदाय आमने सामने खड़ा कर आसानी से शासन चलाया जा सकता है। यही फूट डालो शासन करो की नीति चरम परिणति। यही कारण है कि 1887 में लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस को हिंदू की पार्टी कहकर संबोधित किया। साथ ही विलियम हंटर नामक अंग्रेज ने अपनी पुस्तक में अंग्रेज मुस्लिम मित्रता पर काफ़ी बल दिया। और दूसरी तरफ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतागण एवं अन्य राष्ट्रवादी नेताओं ने भी भारतीय राष्ट्रीय चेतना के प्रसार के लिए धर्म का सहारा लेना शुरू कर दिया। इन सब बातों ने मुसलमान में यह भाव पैदा कर दिया कि कांग्रेस हिंदू राज्य की स्थापना करना चाहती है। मतलब अंग्रेज लोग जो थे वो फूट डालने लगे क्या कि कांग्रेस क्या कर रही है, तो वो कांग्रेस चाहती है कि सिर्फ और सिर्फ भारत में हिंदू लोग का हो, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत जो है सभी धर्मों को मानता है। यहाँ पे किसी भी चीज़ की मतलब कोई भी है, सब धर्म को बराबर है, इक्वलिटी दी गई है यहाँ पे। और वो लोग जो थे कौन, अंग्रेज लोग, वो देख रहे थे कि फूट इसमें डाल सकते हैं, तो उन्होंने फूट डालो और शासन करो का नीति अपनाया। और इस तरह एक पृष्ठभूमि तैयार हो रही थी, क्योंकि कुछ मुस्लिम संभ्रांत लोग भी अंग्रेजी समर्थन पाकर अपने समाज के उपेक्षा की स्थिति से बाहर निकलकर विकास के रास्ते पर लाना चाहते थे। अतः मुस्लिम में शिक्षा के प्रसार के प्रयास किए जाने लगे, जिसमें अब्दुल लतीफ़ आगा खां और सर सैयद अहमद खां ने जो है वो सबसे आगे थे। सर सैयद अहमद खां ने 1877 में मोहम्मद एंग्लो कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना की। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा द्वारा पूरे बंगाल को दो प्रांतों में, पूर्वी एवं पश्चिमी बंगाल में बांट दिया। पूर्वी बंगाल को मुस्लिम प्रांत का नाम दिया गया। साथ ही मुस्लिमों को समझाया गया कि यह विभाजन उनके हित में है, परंतु इसका मुख्य लक्ष्य उभरते उग्र राष्ट्रवादी आंदोलन को कमजोर करना था। सरकार की नीति हिंदू मुस्लिम ने मिल करके इतना बड़ा विरोध किया कि अतः लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में बंगाल विभाजन जो है वापस ले लिया। उसके बाद हम कह सकते हैं कि देखिए यहाँ से सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन यहाँ पूछता है, इसी को हम पढ़ा देते हैं, आप लोग खुद से इसको पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये चैप्टर जो है बहुत लंबा है। कुछ टॉपिक देखो आप और सारे चैनल्स पे देखेंगे तो वो कुछ टॉपिक जो मेन चीज़ होता है वो उठा के लिख देते हैं, लेकिन मेरे पास है कि थोड़ा टाइम नहीं मिल पाता है, बिकॉज कि मुझे पढ़ना भी होता है, क्लास भी जाना होता है, खाना वगैरह भी होता है, तो इसीलिए बनाना होता है, तो इसीलिए थोड़ा टाइम नहीं मिल पाता है, तो मैं पीडीएफ नहीं बना पाती हूँ। तो आप लोग को जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में मैं बता देती हूँ, ठीक है। तो ऑल इंडिया जो मुस्लिम लीग है उसकी स्थापना कब 1906 में बुलाया गया था और किया गया था, ठीक है। तो इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है।
अगर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है तो कहाँ, स्वराज पार्टी की स्थापना, ठीक है। और इस चीज़ को, और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, इस चीज़ को हम आपको अच्छे से पढ़ाएंगे, ठीक है, अगली वीडियो में, ठीक है। क्योंकि ये जो है 2 टॉपिक बच गया है, क्योंकि ये टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हम आपको इसको अच्छे से पढ़ाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपका आता है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, तो 1906 में। इसको याद रखिएगा, ये पूछता है क्वेश्चन। देखिए, जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हम आपको कराएंगे, उसका टेंशन आपको नहीं लेना है। और जो इम्पोर्टेंट नहीं होगा वो हम आपको, होता है ना फालतू चीज़, वो नहीं बताएंगे। जो सटीक होगा आपको जानना ज़रूरी है अभी। वैसे में आप लोग अगले क्लास में जाइएगा, मतलब आगे बढ़िएगा तो इससे और डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। तो अभी जितना है उसमें हम आपको कोई भी टॉपिक छोड़ते नहीं है, सब बताते हैं, ठीक है। तो आप लोग बस इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।